नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि इतिहास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, कला और शिल्प, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, और अगला टॉपिक रहेगा और लास्ट रहेगा यह सिंधु सभ्यता की देन। दोस्तों, अगर आप इतना टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो आप किसी भी परीक्षा में 70 से 80% क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी विश्वास के साथ हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदान में कांस्य काल की प्राचीन सभ्यता का उद्भव हुआ, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल से सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु तक सीमित न होकर के, यानी यह सिंधु तक सीमित नहीं थी, यानी यह ज़्यादा मात्रा में व्यापक भी थी। तो देखिएगा, सिंधु तक सीमित न होकर एक व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में फैले होने के कारण से हड़प्पा सभ्यता कहना अधिक तर्कसंगत भी लगता है। नेक्स्ट है आपका हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वह 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक क्या थी, एक गुमनाम सभ्यता थी। आगे देखिएगा, सर्वप्रथम चार्ल्स मसोन ने 1826 ईस्वी में हड़प्पा स्थित विशाल टीले का क्या किया था, अन्वेषण किया था। उसने वहाँ पे बहुत पुरानी बस्ती के बुर्जों और अद्भुत ऊंची ऊंची दीवारों को देखा। उसने यह समझा कि यह सिकंदर महान के समय का है। 1856 में क्या हुआ, जब कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था, उस समय जॉन विलियम ब्रंटन को ईंटों के टुकड़े के साथ साथ प्राचीन वस्तुएं भी प्राप्त हुई, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम के पास भेज दिया गया। किंतु वह भी क्या हुए थे, इस सभ्यता के महत्व को पहचान नहीं पाए थे। यह आप देख पा रहे होंगे, यह इसकी ऊंची ऊंची क्या है, दीवारें हैं, यह गेट है जाने के लिए। ये आप देख पा रहे होंगे हड़प्पा के ईंटें हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। देखिएगा, 1921 ईस्वी में क्या हुआ था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन थे, जॉन मार्शल थे। तो जॉन मार्शल के नेतृत्व में पुरातत्वविद कौन थे, दयाराम साहनी ने पंजाब एक है कहाँ पे, पाकिस्तान के साहिवाल जिले में रावी नदी के बाएं तट पर, कहाँ पे, रावी नदी के बाएं तट पर स्थित हड़प्पा के टीले का पता लगाया। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने किया था 1921 ईस्वी में। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि हड़प्पा रावी नदी के किस तट पे है, दाएं है या बाएं है। यहाँ तक आपसे इतना डीप में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप अलर्ट रहिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राखल दास बनर्जी ने सिंधु प्रांत के, कहाँ पे, तो सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पे स्थित मोहनजोदड़ो के टीलों का क्या किया था, खोज निकाला था। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था, तो राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। और जो मोहनजोदड़ो है सिंधु नदी के कहाँ पे है, दाहिने तट पर स्थित है, और हड़प्पा जो है कहाँ पे है, तो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। एक एक बातों को याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, फिर भी 1924 ईस्वी में मार्शल ने हड़प्पा के विषय में क्या कर थी, तो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, और यह बताया कि यह सभ्यता लगभग उतनी ही प्राचीन थी जितनी कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता, यानी लगभग 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता थी। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे किसको, दयाराम साहनी जी को, और यहाँ पे हैं राखल दास बनर्जी। यह आपको मीनार नुमा संरचना दिख रहा होगा, ये क्या है, यह मिस्र की सभ्यता है। यह पिरामिड नुमा जो संरचना है वह मिस्र की सभ्यता है, और यह है आपका मेसोपोटामिया की सभ्यता। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग। मार्शल द्वारा प्रतिपादित हड़प्पा के काल क्रम को रेडियो कार्बन डेटिंग जैसे, कैसे, तो रेडियो कार्बन डेटिंग जैसे काल निर्धारण के तरीकों से और भी क्या हुआ था, समर्थन मिला। रेडियो कार्बन यानी रेडियो कार्बन 14, जिसे C14 भी कहा जाता है, जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण लगभग 2500 से 1750 ईसा पूर्व माना गया। यह जो सभ्यता थी वह 400 से 500 वर्षों तक क्या थी, विद्यमान रही थी।
यानी अस्तित्व में रही थी। और 2200 से 2000 ईसा पूर्व तक के 2200 से 2000 ईसा पूर्व के मध्य तक ये क्या थी, अपनी परिपक्व अवस्था में थी। कुछ नवीनतम शोधों के अनुसार इस सभ्यता का लगभग 8000 साल पुराना माना जाता है। मैं आशा करूंगा कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले महत्वपूर्ण पॉइंट पे। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है दोस्तों, पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान में देखने को मिलता है। पाकिस्तान में हड़प्पा देखिएगा, पाकिस्तान में कौन कौन से स्थल हैं, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो, कोट दीजी, रहमान ढेरी, आमरी, जलीलपुर, डेरा इस्माइल खान, चक, पूर्वानस्याल, जुडीर जोदड़ो आदि महत्वपूर्ण स्थल हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं फ्रेश पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। भारत में देख लेते हैं कौन कौन से स्थल आते हैं। तो भारत में देखिएगा पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है। अफगानिस्तान में देखिएगा क्या क्या आता है, तो मुंडीगाक और सोरतधुई प्रमुख क्षेत्र हैं इसके। देखिएगा हड़प्पा सभ्यता बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। इसका क्षेत्र कहाँ पे का, इसका क्षेत्र देखिएगा मेसोपोटामिया और मिस्र की समसामयिक सभ्यताओं से क्या था, अधिक विस्तृत था। यानी मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से काफ़ी विस्तृत था हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट टॉपिक है आपका हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप बहुत आराम से देखेंगे इसको। देखेंगे हड़प्पा सभ्यता भारत की क्या थी, प्रथम नगरीय क्रांति थी। नोट लगाइएगा इस क्वेश्चन के आगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी प्रथम नगरीय क्रांति थी, तो हड़प्पा सभ्यता थी। यद्यपि यह आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुई थी, घटित हुई थी। सिंधु सभ्यता जो थी एक नगरीय सभ्यता थी, जिसका ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है, तो पुरातात्विक अवशेषों एवं अनुसंधानों से होता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, तो पर्यावरण के अनुकूल अद्भुत नगर नियोजन और उन्नत जल निकासी प्रणाली थी। सड़कें क्या करती थी, तो सड़कें जो थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। लगभग सभी नगरों को दो भागों में विभाजित किया गया था। यहाँ पे क्या शब्द का प्रयोग हो रहा है, लगभग सभी नगरों को दो भागों में क्या थे, विभक्त थे। जो प्रथम नगर दोस्तों था वो क्या था, दुर्गीकृत था, जिनमें कौन रहते थे, तो प्रथम नगर जो दुर्गीकृत था उसमें शासक वर्ग का निवास करता था, और दूसरे भाग में जो नगर या आवास थे वहाँ पे कौन लोग रहते थे, तो सामान्य नागरिक और व्यापारी, शिल्पी, कारीगर और श्रमिक रहते थे। आप देख पा रहे होंगे यह दो भागों में क्या है, विभाजित है। यहाँ पे कौन रहते थे, ये जो ऊपरी वाला है वो प्रथम वाला है, ये जो दुर्गीकृत है या दुर्गों के जैसा बनाया गया है, इसमें कौन रहता था, इसमें शासक लोग रहते थे। और नीचे वाले में कौन रहता था, तो सामान्य नागरिक, व्यापारिक, शिल्पी और कारीगर रहते थे। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो आगे देखिएगा, सड़कों के किनारे नालियों को पत्थरों की सिल्लियों से ढक दिया जाता था। ऐसा नहीं कि इस समय ऐसे छोड़ दिया जाए, पता चले किसी का टंगरी टूट जाए, ऐसा नहीं था। जो नालियाँ थी उसको क्या किया जाता था, बड़े बड़े सिल्लियों से क्या कर दिया जाता था, ढक दिया जाता था। और इन नालियों की सफाई के लिए बीच बीच में नरमोखे यानी मैन होल बनाए जाते थे सफाई के लिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, कलम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखिएगा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा कालीबंगा की नगर योजना लगभग एक समान थी। कालीबंगा व रंगपुर को छोड़ करके सभी में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है। यानी कालीबंगा जो है और आपका रंगपुर है, यहाँ पे क्या हुआ है, किस ईंटों का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। कच्ची ईंटों का क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार। अब पूछा जाएगा विशाल स्नानागार कहाँ की प्रमुख विशेषता थी, तो मोहनजोदड़ो का। तो देखिएगा मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सिंधु सभ्यता का आश्चर्यजनक निर्माण है, जबकि अन्नागार जो है सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। आप देख पा रहे होंगे यह अन्नागार है, यहाँ पे अन्न रखा गया है, ठीक है। सिंधु सभ्यता के घरों में आमतौर पर क्या होते थे, आंगन होते थे, रसोई घर होते थे, स्नानागार होते थे, कुओं के अवशेष भी क्या हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। इन घरों की जो खिड़कियां होती थी, दरवाजे होते थे, मुख्य सड़क पर न खुल करके गलियों में खुला करते थे। मान लीजिए कि यहाँ पे सड़क गुजर रही है,
यहाँ पे क्या है, घर है, तो यहाँ पे नहीं खुल करके, मतलब ये मुख्य सड़क पर नहीं खुल कर क्या होते थे, गलियों में इधर से खुल जाते थे, इधर से खुल जाते थे, ठीक है, गलियों में खुलते थे। लेकिन लोथल क्या है, इसका अपवाद है। यद्यपि मकान बनाने में कई प्रकार के ईंटों का क्या होता था, प्रयोग होता था, जिनमें 4:2:1 यानी क्या दिया है, लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई का, माफ करिएगा, मोटाई का ज़्यादा प्रचलन मिलता है। आप देख पा रहे होंगे, यह क्या है, कुआं है, यह कुआं की बात की गई यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, कला और शिल्प। वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है, कला और शिल्प। हड़प्पा सभ्यता की मुहरें यानी सील, हड़प्पा सभ्यता की मुहरें और मन के कारीगरी के सुंदर नमूने हैं। लेकिन इसकी प्रस्तर मूर्तियाँ, प्रस्तर मतलब पत्थर की मूर्ति कला और पक्की मिट्टी की लघु मूर्तियाँ जो है तकनीकी उत्कृष्टता में क्या हुए हैं, समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की कला की क्या थी, मुकाबला नहीं कर सकी थी। क्योंकि जो संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अपनी कला की अभिव्यक्ति क्या किए थे, कपड़ों पे हो सकता है कर दिए होंगे या आकृतियाँ बनाई होंगी, रंगचित्रों का प्रयोग तो किया होगा, लेकिन हो सकता है वो क्या है, टिकाऊ ना हो, इसी के समय के साथ वह नष्ट हो गई होंगी। आगे हम लोग पढ़ते हैं, सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों के साक्ष्य मिले हैं। वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है, सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों के क्या मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से बने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है, मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त। कहाँ से प्राप्त, मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त। दाढ़ी वाले सिर की पत्थर प्रतिमा के बाएं कंधे के दोनों ओर एक आवरण पड़ा है, जिस पर तिब्बतीय पैटर्न की सुंदर नक्काशी की हुई है। आप देख पा रहे होंगे, यह क्या है, दाढ़ी वाला एक पुरुष है, दाढ़ी वाले सिर की एक पत्थर देख रहे हैं यहाँ पे, स्टोन स्टैटू फ्रॉम मोहनजोदड़ो, ठीक है, यह पत्थर की क्या है, मूर्ति है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हड़प्पा की बस्तियों से अब तक कितने प्रकार की, तो 2000 से अधिक मोहरें पाई हैं। ये आमतौर पर कैसी होती थी, तो चौकोर होती थी। आप ये मोहर देख पा रहे होंगे, ये कैसी है, तो चौकोर है। और सेलखड़ी की क्या होती थी, बनी होती थी। लेकिन कुछ मोहरें क्या होती थी, गोल भी पाई गई हैं, तो उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे आगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, इन मोहरों पर संक्षिप्त लेख, विभिन्न प्रकार के जानवर, कौन कौन से जानवर, तो भारतीय हाथी, गवल, ब्राह्मणी, सांड, गैंडा, बाघ प्रमुख हैं। मानव एवं अर्धमानव ज्यामिति से संबंधित नमूने और अनेक संयुक्त पशु दर्शाए गए हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हड़प्पन सील यानी हड़प्पा की जो मुहर है, यहाँ पे या तो गेंडा होगा या तो भैंसा होगा, सांड होगा, ठीक है। ये भी क्या है, हड़प्पा की क्या है, मुहरें हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये भी चौकोर है। यहाँ पे भी देखिएगा पशु की आकृतियाँ दिखाई गई है। यहाँ पे भी कोई जानवर है। यहाँ पे देखिएगा इस तरह का मुहरें हैं। आगे देखेंगे दोस्तों हम लोग, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा मात्रा में आपसे पूछे जाएंगे। देखिएगा, सिंधु सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थल निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पंजाब में कौन कौन से स्थल पाए गए हैं। पंजाब में कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं, देखिएगा। हड़प्पा सन 1921 में, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हड़प्पा को। तो हड़प्पा जो है पंजाब में है। हड़प्पा सन 1921 में दयाराम साहनी ने क्या कहता, इस नगर को खोजा था। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, स्टुअर्ट पिगट ने क्या किया था। तो स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। यहाँ के निवासियों का एक बड़ा भाग क्या करता था, तो यहाँ के जो निवासी थे व्यापार, वाणिज्य, तकनीकी, उत्पाद और धर्म के कार्यों में क्या थे, संलग्न थे। उन्होंने हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की क्या कहा है, जुड़वा राजधानी कहा है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। स्टुअर्ट पिगट ने। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। जैसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित लगभग 50+ क्वेश्चन करेंगे, उसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यह यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले महत्वपूर्ण पॉइंट पे। हड़प्पा से कच्ची ईंटों की सुरक्षा दीवार, कहाँ से, तो हड़प्पा से कच्ची ईंटों की सुरक्षा दीवार, अन्न कूटने के लिए ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे, अन्नागार, लाल बलुआ पत्थर का पुरुष धड़,
स्लेटी धड़, स्लेटी पत्थर का धड़, नरकती माफ करिएगा नर्तकी, तांबे का दर्पण, पात्र सावधान, ईंटों से चिन्हित सावधान इत्यादि पाए गए हैं। आगे हम लोग देखेंगे पंजाब के अंतर्गत क्या हम लोग देखने जा रहे हैं, रोपड़ को। रोपड़ देखिएगा, रोपड़ कहाँ पे है, तो रोपड़ पंजाब में सतलुज नदी के तट पर स्थित है। अब क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछा जाता है, स्थान देता है, एक बगल में उसके नदियाँ भी देता है और कहता है सुमेलित कीजिए। तो यहाँ से इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। देखिएगा, रोपड़ पंजाब में सतलुज नदी के तट पर स्थित है, जिसे 1953-56 में 1953 से 1956 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने क्या किया था, इसे खोजा था। रोपड़ के घर साधारण कच्ची ईंटों के बने हुए हैं। अब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट लगाइएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ के जो साधारण घर हैं वो कच्ची ईंटों से बने हैं, तो रोपड़ के। अगला स्थल देखिएगा बाड़ा। रोपड़ के पास स्थित बाड़ा की खुदाइयों से प्राप्त मृदभांड हड़प्पा संस्कृति के हैं, किंतु उनमें से कुछ भांडों पर चित्रित अभिप्राय बलूचिस्तान, कोटदीजी और कालीबंगा के पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति अभिप्रायों से कुछ समानता रखते हैं। नेक्स्ट स्थल आपका है संघोल। संघोल कहाँ पे है, तो पंजाब के लुधियाना जिले में स्थित, कहाँ पे है दोस्तों, पंजाब के लुधियाना जिले में स्थित संघोल की खुदाई पंजाब पुरातत्व विभाग के एस तलवार तथा रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाई थी। अब पूछा जाएगा कि संघोल की खुदाई किसने करवाई थी, तो एस तलवार तथा रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाई थी। संघोल से रोपड़ हड़प्पा की कब्रिस्तान एच संस्कृति के तत्वों का समन्वय देखने को मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे सिंधु। सिंधु देखिएगा, और सबसे पहले हम लोग देखेंगे मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो को वेरी वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो का दोस्तों सिंधी भाषा में अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला। यह है कहाँ पे, तो पाकिस्तान के लरकाना जिले में। पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाहिने तट पर स्थित है। सर्वप्रथम इसकी खोज किसने किया था, तो राखल दास बनर्जी ने 1922 में किया था। डेट भी याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था क्या थी, राजतंत्रात्मक न होकर के जनतंत्रात्मक थी। ये नोट लगा लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से मिला क्या क्या है, तो बृहद स्नानागार मिले हैं। मोहनजोदड़ो से बृहद स्नानागार। मोहनजोदड़ो क्या थी, सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था। स्पेशली एक लोगों के लिए नहीं था, सार्वजनिक स्थल था, यानी सभी लोगों के लिए क्या था, यह स्थल था बृहद स्नानागार, यानी सब लोग जाकर के वहाँ पे स्नान कर सकते थे। इसके केंद्र में क्या था, खुले प्रांगण के बीच क्या था, जलकुंड या जलाशय बना हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, तांबे तथा टीन को मिला करके, किसको, तांबे तथा टीन को मिला करके हड़प्पावासी क्या करते थे, कांसे का निर्माण करते थे। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हड़प्पावासी कांसे का निर्माण कैसे करते थे, किन दो धातुओं को मिलाकर करते थे, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। तो तांबे तथा टीन को मिला करके हड़प्पावासी कांसे का निर्माण करते थे। मोहनजोदड़ो से क्या हुआ है, एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है, जो द्रवी मोम विधि से बनी हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, डांसिंग गर्ल्स मोहनजोदड़ो से मिली है, और एक कैसी मूर्ति है, तो एक कांसे की मूर्ति है। अगला महत्वपूर्ण स्थल है दोस्तों कोटदीजी। यह सिंधु प्रांत में स्थित है। यहाँ से क्या मिला है, 1935 ईस्वी में घुर्रे महोदय ने मिट्टी के बर्तन प्राप्त किए हैं। 1955 में क्या हुआ था, तो 1955 में फजल अहमद खां को उत्खनन के दौरान हड़प्पा सभ्यता के नीचे एक और सभ्यता के अवशेष मिले, जिसे कोटदीजी संस्कृति के नाम से जाना जाता है। कोटदीजी की प्राक सिंधु बस्ती अग्निकांड से क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। तत्पश्चात सिंधु सभ्यता के लोग इस स्थल पर क्या हुए थे, आकर के बस गए थे। अगला महत्वपूर्ण स्थल है आपका चनहुदड़ो। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है चनहुदड़ो, देखिएगा ध्यान से। यह सैंधव नगर मोहनजोदड़ो से, यह जो सैंधव नगर चनहुदड़ो है वह सैंधव नगर मोहनजोदड़ो से कितना दूर है, तो 130 किलोमीटर दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत में, दक्षिण पूर्व सिंध प्रांत यानी पाकिस्तान में स्थित है। इसकी खोज किसने किया था, तो 1934 ईस्वी में एन गोपाल मजुमदार यानी नन्नी गोपाल मजुमदार ने किया था, तथा 1935 में क्या हुआ था, अर्नेस्ट मार्के द्वारा यहाँ पे फिर से उत्खनन करवाया गया था। यहाँ से क्या मिला है, तो यहाँ से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं पाए गए हैं। बाकी सब जगह से किलेबंदी का साक्ष्य मिला है, लेकिन चनहुदड़ो से क्या हुआ है, किलेबंदी का साक्ष्य
नहीं पाया गया है। चंद्रहुदुर से क्या मिला है दोस्तों, मनका बनाने का कारखाना मिला है, यानी बीट फैक्ट्री मिला है, बीट फैक्ट्री का साक्ष्य मिला है, मनका बनाने का कारखाना आप देख पा रहे होंगे, हड़प्पन बीट मनका। ठीक है, चंद्रहुदुर से और क्या क्या मिला है, नोट लगाइएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ से। तो चंद्रहुदुर से दोस्तों लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है, यहाँ से झूकर संस्कृति के भी प्रमाण मिले हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं बलूचिस्तान, और इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे सूतकांगे डोर। सूतकांगे डोर यह पाकिस्तान के मकराना समुद्र तट से उत्तर में दास्क नदी के पूर्व किनारे पर स्थित है। ऑरेल स्टाइन ने 1927 ईस्वी में इसको खोजा था। ऑरेल स्टाइन ने 1927 में इसको यानी सूतकांगे डोर को क्या किया था, खोजा था। 1962 में जॉर्ज डेल्स ने इस स्थल का क्या किया था, सर्वेक्षण किया, और वहाँ पे क्या मिला था, यहाँ पर बंदरगाह, दुर्ग, निचले नगर की रूपरेखा मिली थी। डेल्स महोदय के अनुसार सूतकांगे डोर समुद्र के बहुत समीप था और इस स्थल ने एक बंदरगाह के रूप में सिंधु सभ्यता और बेबीलोन के मध्य होने वाले व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। यहाँ से नगर, दुर्ग, किलेबंद, निचली बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से क्या मिला है, नगर, दुर्ग और किलेबंद, निचली बस्ती के साक्ष्य मिले हैं, नोट लगा लीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखिएगा हरियाणा, और हरियाणा में क्या कौन सा स्थल है, राखीगढ़ी है। इसकी खोज किसने की थी, राखीगढ़ी की सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने की थी। इसकी खोज सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने की थी। यह सिंधु सभ्यता का विशालतम स्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। मई 2012 में हेरिटेज फंड ने इसे एशिया के 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया जिसे नष्ट हो जाने की क्या है, संभावना है। अगला स्थल आपका है कुणाल। कुणाल कहाँ पे है, तो कुणाल भी दोस्तों हरियाणा के हिसार जिले में ही क्या है, अवस्थित है। इसकी खुदाई किसने की थी, तो 1986 में J.M. खत्री एवं M. आचार्य द्वारा कराई गई थी, जिससे क्या मिला था, सोने एवं चांदी के आभूषण प्राप्त हुए हैं। यानी कुणाल से क्या मिले हैं, सोने एवं चांदी के आभूषण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से S.R.S. बिष्ट महोदय ने चांदी के मुकुट भी प्राप्त किए हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि किस जगह से S.R. बिष्ट महोदय ने चांदी के 2 मुकुट प्राप्त किए हैं, तो कुणाल से, इसे आप नोट लगा लीजिएगा। अगला स्थल देखिएगा बनावली। अगला स्थल क्या है आपका, बनावली। बनावली से देखिएगा क्या क्या मिला है, इसकी खोज किसने की थी, सब जानेंगे इसके विषय में हम लोग। तो बनावली दोस्तों कहाँ पे, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। और इस पूरा स्थल की खोज किसने की थी, 1973 ईस्वी में R.S. बिष्ट ने की थी। और बनावली कहाँ पे है, किस नदी के किनारे, तो सरस्वती नदी के किनारे। बनावली दोस्तों सरस्वती नदी किनारे पे है। इस स्थल से क्या हुआ था, कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले हैं। यहाँ जल निकासी का क्या मिला है, अभाव मिला है। जो बनावली है यहाँ पे जल निकासी का क्या मिला है, अभाव था। यहाँ से मिट्टी के बने हल का साक्ष्य मिला है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। कुछ क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि कहाँ से मिट्टी के बने हल का साक्ष्य मिला है, तो बनावली से। और देखिएगा आगे, यहाँ अधिक मात्रा में क्या मिले हैं, जौ के भी साक्ष्य मिले हैं। जौ के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा और बनावली से क्या मिला है, जौ के साक्ष्य मिले हैं। और कालीबंगा से सरसों के भी साक्ष्य मिले हैं। सरसों के भी साक्ष्य मिले हैं। अगला महत्वपूर्ण स्थल देखिएगा, राजस्थान के अंतर्गत कालीबंगा। कालीबंगा यह राजस्थान के गंगानगर जिले में, कालीबंगा कहाँ पे है, तो राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। घग्गर नदी के कहाँ पे है, बाएं तट पर स्थित है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि जो कालीबंगा है कहाँ पे है, तो राजस्थान के गंगानगर जिले में किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के बाएं तट पर स्थित है। हमारे कहने का मतलब क्या है कि एक एक लाइन में क्वेश्चन छुपा हुआ है, बस आपको उसको पकड़ना है। किस प्रकार के क्वेश्चन कहाँ से किस लाइन से बन जाएंगे ये आपको नहीं पता होगा। देखिएगा कालीबंगा का दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज दोस्तों 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। और 1961 में बीबी लाल और
बीके थापड़ के निर्देशन में क्या हुआ था, व्यापक खुदाई हुई थी। खोज किसने किया था, 1951 में अमलानंद घोष के द्वारा तथा 1961 में बीबी लाल और बीके थापड़ के निर्देशन में क्या हुआ था, व्यापक खुदाई हुई थी। यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, तो कालीबंगा से। और यहीं से सरसों के भी साक्ष्य मिले हैं, सरसों और जौ के भी साक्ष्य मिले हैं, याद रखिएगा। कालीबंगा के भवनों का निर्माण जो है कच्ची ईंटों के द्वारा हुआ है। ऊपर हम लोग देख चुके हैं कालीबंगा के भवनों का निर्माण कैसे हुआ है, कच्ची ईंटों के द्वारा हुआ था। और यहाँ पे अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट देखेंगे कालीबंगा में क्या हुआ था, शवों के अंत्येष्टि संस्कार, शवों के अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियाँ थी, पूर्व, आंशिक और समाधिकरण एवं दाह संस्कार के प्रमाण मिले हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं। कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य हम अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से क्या मिला है, अग्निकुंड के साक्ष्य और अग्नि वेदिकाओं के क्या मिला है, प्रमाण मिला है। इससे आपको याद रखना है। अगला महत्वपूर्ण स्थल देखिएगा आपको, गुजरात के अंतर्गत धौलावीरा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो धौलावीरा है दोस्तों, गुजरात के कच्छ जिले में अवस्थित है। धौलावीरा गुजरात के कहाँ पे, कच्छ जिले में अवस्थित है। इसकी सर्वप्रथम खोज किसने की थी, तो खोज इसकी जेपी जोशी ने किया था। लेकिन इसका व्यापक उत्खनन कार्य कौन करवाया था, तो आर.एस. विष्ट ने किया था। कब, तो 1990 ईस्वी में। धौलावीरा भारत में खोजे गए हड़प्पाकालीन 2 सबसे बड़े नगरों में से क्या है, एक है। इस हड़प्पाकालीन नगर के अवशेष मंदसौर और मनहर नदियों के बीच क्या है, खादर में मिले हैं, जो कच्छ के रण में अवस्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पूछा जाता है आपसे, धौलावीरा से क्रीड़ा स्थल यानी खेलने का मैदान यानी स्टेडियम के क्या मिले हैं, प्रमाण मिले हैं। यहाँ से 10 बड़े अक्षरों में लिखे गए सूचना पट का भी प्रमाण मिला है। यह दोनों लाइन पूछी जा चुका है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आप देख पा रहे होंगे यह धौलावीरा का क्या है, स्टेडियम है। अगला महत्वपूर्ण स्थल को हम लोग देखते हैं, लोथल। देखिएगा लोथल, लोथल कहाँ पे है, तो लोथल भी दोस्तों कहाँ पे है, गुजरात के अहमदाबाद जिले में सरगवाला ग्राम के समीप दक्षिण में। किस नदी किनारे, तो भोगवा नदी किनारे। अब पूछा जाएगा आपसे लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज सर्वप्रथम एस.आर. राव ने 1954 ईस्वी में की थी तथा 1962 ईस्वी में, 2 बार। आगे देखेंगे, लोथल को 2 भागों में न बांटकर एक ही रक्षा प्राचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया गया है। वस्तु इसे बाढ़ से बचाव के लिए ईंटों के विशाल दीवार से भी क्या किया था, घेरा गया था। आगे बढ़ेंगे हम लोग, लोथल से पक्की ईंटों का क्या मिला है, तालाब मिला है। लोथल से पक्की ईंटों का तालाब जैसा क्या मिला है, घेरा, जिसे जहाज़ों की गोदी यानी डॉकयार्ड की संज्ञा दी है। आप देख पा रहे होंगे क्या है, डॉकयार्ड यानी लोथल का क्या है, डॉकयार्ड है यानी बंदरगाह है। ठीक है, अगला देखिएगा, यह नगर हड़प्पाकालीन प्रमुख बंदरगाह था। जो लोथल था हड़प्पाकालीन नगर प्रमुख बंदरगाह था, जो पश्चिम एशिया से व्यापार का क्या करता था, प्रमुख स्थल था। यहाँ से अग्नि वेदिकाओं के भी प्रमाण मिले हैं। जो बंदरगाह पूछा जाएगा कि बंदरगाह हड़प्पा में कहाँ है, सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह कहाँ से मिले हैं, तो लोथल से। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे, सुरकुर्दा। सुरकुर्दा भी कहाँ पे है, तो गुजरात में है। यानी हमने क्या किया है, पंजाब के पूरा स्थल, सिंध के पूरा स्थल, राजस्थान के पूरा स्थल, गुजरात के पूरा स्थल, सभी को एक जगह हमने इकट्ठा करने का प्रयास किया है। देखेंगे सुरकुर्दा के विषय में, यह गुजरात के कच्छ के रण यानी भुज में क्या है, अवस्थित है। सुरकुर्दा की खोज किसने की थी, तो 1972 ईस्वी में जेपी जोशी ने की थी। सुरकुर्दा से क्या मिला है, घोड़े की अस्थियों के अवशेष मिले हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो सुरकुर्दा से मिले हैं, जो कि कहाँ पे है, तो गुजरात में यानी कच्छ के रण में क्या है, अवस्थित है। यहाँ से 4 बर्तनों वाला एक सावधान भी पाया गया है, जिसमें मानव की कुछ अस्थियां भी मिली है। अगला और लास्ट हम लोग देखने जा रहे हैं महत्वपूर्ण स्थल क्या है, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कौन सा है, जगह है आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर है, यह उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, आलमगीरपुर मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर। कहाँ पे, हिंडन नदी के तट पर अवस्थित है। इसकी खोज किसने की थी, तो 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। यह क्या है, तो एक परवर्ती हड़प्पा कालीन क्या है, बस्ती है। उत्तर प्रदेश के
अम्बाखेड़ी, बड़गांव, हुलासपुर एवं सिनौली, जहाँ से क्या मिला है, मानव सावधान के साक्ष्य मिले हैं। प्रमुख प्रवृत्ति हड़प्पाकालीन स्थल है। आपको यह याद रखना है कि जो आलमगीरपुर है वह हिंडन नदी के तट पर स्थित है और कहाँ पे, मेरठ जिले में स्थित है। हम लोगों ने अब पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों हम लोग सामाजिक जीवन यानी हड़प्पाकालीन सामाजिक जीवन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक। तो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग सामाजिक जीवन। सिंधु घाटी से प्राप्त अवशेषों के आधार पर उस काल के सामाजिक जीवन का क्या होता है, अनुमान लगाया जा सकता है। समाज की प्रमुख इकाई परिवार को माना जाता था। अब आपसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि समाज की प्रमुख इकाई किसे माना गया है, तो परिवार को माना जाता था। मातृदेवी की पूजा एवं मुहरों पर अंकित चित्रों से पता चलता है कि हड़प्पाकालीन जो समाज था वो कैसा था, संभवतः मातृसत्तात्मक था। आप देख पा रहे होंगे फिगर ऑफ ए मदर गॉडेस, यानी यह मातृदेवी क्या है, मूर्ति है। समाज में वर्ण विभाजन का भी आधार मिलता है, जैसे कि विद्वान, पुरोहित वर्ग, मतलब विद्वान के अंतर्गत पुरोहित वर्ग, योद्धा, व्यापारिक और श्रमिक वर्ग। आवासों की संरचना समाज की आर्थिक विषमता को क्या करती है, दर्शाती है। देखिएगा जो हड़प्पाकालीन समाज था दोस्तों, समतामूलक समाज था। कैसा था, समतामूलक समाज था। हड़प्पावासी कैसे थे, तो साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। हड़प्पावासी लोग क्या करते थे, साज सज्जा पर विशेष ध्यान देते थे। स्त्री और पुरुष दोनों क्या करते थे, आभूषण धारण करते थे। यहाँ से प्रसाधन मंजूषा भी मिली है। चंद्रहुदुड़ से क्या मिला है, तो चंद्रहुदुड़ से दोस्तों लिपस्टिक के साथ मिले हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इस सभ्यता के लोग कैसे थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते। कहीं कहीं पे मछलियों के कांटे के निशान मिले हैं, मछलियों के कांटे टाइप के मिला है। इसका मतलब क्या होता है, यानी वहाँ के लोग मांसाहारी भोजन भी करते थे। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे, चौपड़ और पासा खेलते थे। मनोरंजन के लिए चौपड़ और पासा खेलते थे। अंत्येष्टि संस्कार में पूर्ण समाधिकरण सर्वाधिक प्रचलित था, जबकि आंशिक समाधिकरण एवं दाह संस्कार का भी प्रचलन मिलता है। हड़प्पा में कब्र में क्या मिला है, ताबूत भी मिला है। लोथल में साथ साथ दफनाए गए, लोथल से कहाँ मिला है, साथ साथ दफनाए गए महिला एवं पुरुष के कंकालों के जोड़े मिले हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि किस स्थान से, हड़प्पा के किस स्थल से एक साथ दफनाए गए महिला एवं पुरुष के कंकालों के साक्ष्य मिले हैं या जोड़े मिले हैं, तो लोथल से याद रखिएगा। आगे देखिएगा, हड़प्पा दुर्ग के दक्षिण पश्चिम में स्थित, हड़प्पा दुर्ग के दक्षिण पश्चिम में स्थित कब्रिस्तान कब्रिस्तान का नाम दिया गया है। हड़प्पा के परित्याग से पहले लगता है कि एक और जनसमूह आया था, जिनकी जानकारी हमें वहाँ के मुर्दों को दफनाने की पद्धतियों से क्या करता है, पता चलता है। वे मिट्टी के जिन बर्तनों का इस्तेमाल किया करते थे, हड़प्पा निवासियों ने बर्तनों से क्या थे, उनकी भिन्न थी। उनकी संस्कृति को सिमेट्री एज यानी कब्रिस्तान एज संस्कृति कहा जाता है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि टॉपिक आपको कैसा लग रहा है, आपको तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके बाद से हम लोग लगभग 50+ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे और आप देखेंगे कि सारे क्वेश्चन आपसे यहीं से पूछे जाएंगे और आप बहुत आसानी से यानी चुटकी बजाते हुए उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। PDF आपको चाहिए होगा तो बस टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, यहाँ के लोग क्या करते थे, गणित, धातु निर्माण, माप तोल प्रणाली यानी दशमलव प्रणाली, ग्रह नक्षत्र, मौसम विज्ञान इत्यादि की क्या करते थे, जानकारियाँ भी रखते थे। हड़प्पावासी तौल का जो अनुपात था 1:2:4:6 पर क्या था, आधारित था। ये क्वेश्चन आपसे क्या हुआ है, पूछा जा चुका है। जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लाएंगे। सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे, युद्ध प्रिय कम थे, मतलब युद्ध नहीं करते थे, युद्ध प्रिय कम और शांति प्रिय ज़्यादा थे। श्रमिकों की स्थिति का आकलन कर व्हीलर महोदय ने दास प्रथा को भी स्वीकार किया है। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कौन से विद्वान हैं जो श्रमिकों का स्थिति का आकलन करके दास प्रथा को स्वीकार किया है, तो व्हीलर महोदय ने। हम लोग का सामाजिक जीवन कंप्लीट हुआ। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों राजनीतिक जीवन। यहाँ का राजनीतिक जीवन कैसा था, तो देखिएगा हड़प्पाइयों ने राजनीतिक संगठन का कोई स्पष्ट आभास नहीं होता है, क्योंकि हड़प्पावासी कैसे थे, वाणिज्य व्यापार
की ओर क्या थे, अधिक आकर्षित थे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि शासन व्यवस्था में भी वणिक अथवा व्यापारिक वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका थी। स्टुअर्ट पिगट नामक विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को मिश्रित राजधानियों के रूप में क्या किया है, वर्णित किया है। नेक्स्ट है आपका हंटर के अनुसार मोहनजोदड़ो का जो शासन राजतंत्रात्मक न होकर के कैसा था, जनतंत्रात्मक था। यह आपको याद रखना है, नोट लगा लीजिएगा। व्हीलर ने क्या कहा है, तो व्हीलर महोदय के अनुसार सिंधु सभ्यता के लोगों का शासन कैसा था, मध्यवर्गीय जनतंत्रात्मक था और उसमें धर्म की क्या थी, महत्ता थी। नेक्स्ट है आपका आर्थिक जीवन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन कैसा था, ये हम लोग देखने जा रहे हैं। नगरीकरण सिंधु सभ्यता के स्वरूप की मुख्य विशेषता थी। नगरीकरण जो थी विकसित एवं जटिल आर्थिक संगठन के क्या थी, परिचायक थी। कृषि पशुपालन के अतिरिक्त ये लोग क्या करते थे, शिल्प और व्यापार हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन के प्रमुख आधार थे। सिंधु घाटी की उर्वर भूमि उन्नत कृषि के लिए उपयुक्त थी, जिससे नगरीय जीवन के लिए खाद्य एवं शिल्प के लिए कच्चा माल सुलभ हो जाता था। जलमार्गों यानी नदियों और समुद्रों से एवं सड़कों के द्वारा क्या होता था, विभिन्न क्षेत्रों के बीच व्यापारिक क्रियाकलाप होते रहे होंगे। सिंधु सभ्यता का व्यापार केवल सिंधु तक सीमित नहीं था, यानी अपितु यह कैसा था, कहाँ तक था, फैला हुआ था। मिस्र, मेसोपोटामिया और मध्य एशिया तक फैला हुआ था। मेलुहा सिंध क्षेत्र, दिलमुन, बहरीन तथा मकरान तट से क्या होता था, व्यापार होता था इन लोगों का। देखिएगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन थे, यहाँ से भी इन लोगों का व्यापार वाणिज्य होता रहता था। देखिएगा लोथल, रंगपुर, सुरकोटदा, प्रभास पाटन, सोमनाथ, बालाकोट, सुतकांगेडोर और सुतकाकोह आदि थे। नेक्स्ट है आपका धार्मिक जीवन। हड़प्पा कालीन लोगों के धार्मिक जीवन के संबंध में हमारी जानकारी क्या है, बहुत सीमित और अस्पष्ट है। जो समकालीन मोहरों के ठप्पों, मिट्टी और धातु की बनी मूर्तियों, सावधानों एवं उसके संबंध स्थानों से क्या होती है, आधारित है। देखिएगा कालीबंगा है कहाँ पे, राजस्थान में है। और लोथल कहाँ पे है, तो गुजरात में है। इसके उत्खनन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था, कई अग्निकुंड और क्या मिली है, अग्निवेदिकाएं मिली है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि राजस्थान तथा गुजरात के क्षेत्रों में क्या होती थी, अग्नि पूजा तथा यज्ञ का क्या हुआ, प्रचलन रहा होगा। नेक्स्ट है आपका सिंधु निवासी ईश्वर की क्या करते थे, सिंधु जो निवासी थे ईश्वर की पूजा करते थे। ईश्वर की पूजा वृक्ष एवं पशु तीनों रूपों में करते थे। वृक्ष एवं पशु तीनों रूपों में करते थे, यानी ईश्वर की पूजा करते थे, वृक्ष की भी करते थे और पशुओं को भी करते थे। इस सभ्यता के लोग क्या करते थे, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र आदि में भी विश्वास रखते थे। यानी ताबीजों के आधार पर, ताबीज भी मिले हैं कई जगहों से, तो ताबीजों के आधार पर जादू टोने में विश्वास करने तथा कुछ जगहों की मुहरे जैसे चनहुद्रों में जो मुहर मिली है, बलि प्रथा के दृश्य अंकित होने के आधार पर बलि प्रथा का भी क्या होता है, अनुमान लगाया जा सकता है। आगे देखिएगा लोग मातृदेवी, ऊपर दिखाएं हम आपको फिगर मातृदेवी की। मातृदेवी रुद्र देवता कौन थे, पशुपतिनाथ थे। तो आप देख पा रहे होंगे पशुपतिनाथ की क्या है, सील यानी मुहर है, इनकी क्या है, मुहर है। लोग मातृदेवी, रुद्र देवता, लिंग योनि आदि की क्या करते थे, पूजा करते थे। हड़प्पा वासी दोस्तों वृक्ष, पशु सहित पक्षी, नाग का भी पूजा करते थे, इत्यादि का क्या करते थे, पूजा करते थे। विशाल स्नानागार का प्रयोग संभवतः धार्मिक अनुष्ठान तथा सूर्य की पूजा में होता होगा। कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड, कहाँ से मिला है अग्निकुंड, तो कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड के साक्ष्य के आधार पर कहा जा सकता है कि अग्नि तथा स्वास्तिक आदि की पूजा की जाती थी। स्वास्तिक जो मिला है दोस्तों मोहनजोदड़ो से मिला है। सूर्य के स्वास्तिक और चक्र सूर्य के क्या थे, प्रतीक थे। ये स्वास्तिक का जो चिन्ह है वो कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। सिंधुवासी क्या करते थे, पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे। सिंधुवासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, इसलिए मृत्यु के बाद क्या करते थे, दाह संस्कार के तीनों तरीके प्रचलित थे, यानी पूर्व सावधान, आंशिक सावधान और कलश सावधान। आगे हम लोग देखेंगे इनमें
इनके धार्मिक जो दृष्टिकोण है वो क्या था, ये लौकिक कम और व्यवहारिक अधिक था। मूर्ति पूजा का आरंभ संभवतः सैंधव सभ्यता से ही होता है। मूर्ति पूजा का आरंभ कहाँ से होता है, तो सैंधव सभ्यता से ही होता है। यहाँ पे नोट लगाइएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। हड़प्पा से प्राप्त एक मृण मूर्ति से स्त्री के गर्भ से एक पौधा निकलता हुआ दिखाया जा रहा है, जो उर्वरता की देवी का प्रतीक है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर तीन मुख वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर 3 सिंह है। उसके सिर पर कितने सिंह हैं, तो 3 सिंह है। उसकी बाईं ओर क्या है, एक गैंडा और भैंसा है, तथा दाहिने ओर एक हाथी है और एक बैग और हिरण है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है शायद आईएएस या पीसीएस क्वेश्चन में। एक बार और पढ़ते हैं और यहाँ पे आपको एक ट्रिक के माध्यम से आपको क्लियर करेंगे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर सील पर क्या मिला है, 3 मुख वाला, यानी जो पशुपति की शायद मूर्ति है वो मिला है, और उस पर एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर 3 सिंह है। उसकी बाईं ओर क्या मिला है, उसकी बाईं ओर गेंडा और भैंसा है, तथा दाहिने ओर हाथी और ब्याघ हिरण है। इस चित्र से ऐसा प्रतीत होता है कि आज के भगवान शिव की क्या है, पूजा उस समय पशुपति के रूप में होती रहेंगे। अभी आपको बताए थे, तो इसको आप कैसे याद रखेंगे, बस ई नीचे बताएंगे आपको, यहाँ पे स्पेस लेकर बताते हैं। यहाँ पे देखिएगा ET 8 GB, इस हो जाएगा दोस्तों आपका एलिफेंट मतलब हो जाएगा आपका हाथी, टीस हो जाएगा टाइगर यानी बाघ, जीस हो जाएगा आपका गैंडा, और 20 हो जाएगा आपका भैंसा। 20 हो जाएगा आपका भैंसा। तो ये आपका हाथी देख पा रहे होंगे, बैग भी देख पा रहे होंगे, और गेंडा भी देख पा रहे होंगे, और आप भैंसा भी देख पा रहे होंगे। बस एक हिरण आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। वृक्ष पूजा के प्रमाण मोहनजोदड़ो से क्या होता है, प्राप्त एक सील के बने पीपल की डालों के मध्य देवता से मिलता है। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं, हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में क्या है, विद्वानों में अलग अलग क्या है मत है, तो भिन्न भिन्न लोगों का क्या है मत है। इस सभ्यता के पतन के लिए किसी एक कारण को क्या है उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इस सभ्यता के पतन में क्रमिक यानी प्राकृतिक तथा मानवीय हस्तक्षेप आदि के कारण है। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता से धीरे धीरे क्या हुई थी, ग्रामीण सभ्यता में तब्दील यानी बदल गई थी। पतन के प्रमुख कारण में देखिएगा, प्रशासनिक शिथिलता, जलवायु परिवर्तन, बाढ़, विदेशी व्यापार में गतिरोध, भूतात्विक परिवर्तन, बाह्य आक्रमण, बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण, महामारी, प्राकृतिक आपदा माने मलेरिया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मलेरिया का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मलेरिया का साक्ष्य दोस्तों, मलेरिया का साक्ष्य आपको मोहनजोदड़ो से मिला है। सिंधु सभ्यता ने हम लोग को क्या क्या दिया है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, और ये हम लोग का आखिरी टॉपिक है, सैंधव सभ्यता की देन। देखिएगा, सैंधव सभ्यता में प्रचलित अनेक चीज़ें क्या हैं, ऐतिहासिक काल में भी निरंतर रही हैं। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं, जैसे देखिएगा दशमलव प्रणाली पर आधारित मापतौल प्रणाली, नगर नियोजन, सड़कों एवं नालियों की व्यवस्था आज भी है। बहुदेववाद यानी बहुदेववाद मतलब एक देवताओं का नहीं, बहुत से देवताओं का, तो बहुदेववाद का प्रचलन, मातृ देवी की पूजा, प्रकृति पूजा, शिव पूजा, लिंग योनि की पूजा, योग का प्रचलन, जल का धार्मिक महत्व, जल का देखिए हम लोग कभी जल का भी पूजा करते हैं, तो जल का धार्मिक महत्व, स्वास्तिक चक्र आदि प्रतीक के रूप में, ताबीज तंत्र मंत्र प्रयोग, आभूषणों का प्रयोग, बहुफसली कृषि व्यवस्था आज भी है। अग्नि पूजा या यज्ञ, नाग पूजा आज भी हम लोग करते हैं, नाग पंचमी मनाते हैं हम लोग। वृक्ष पूजा, मुहरों का प्रयोग, इक्का गाड़ी एवं बैलगाड़ी, आंतरिक एवं बाह्य व्यापार आदि। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख देन क्या थी, प्रथम नगरीय जीवन का सूत्रपाठ है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके एक कमेंट से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, लेकिन वैदिक सभ्यता पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित क्या करेंगे, 50+ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जो कि छोटे से लेकर के बड़े एग्जामों तक पूछे गए हैं, यानी वनडे एग्जाम से लेकर के यूपीएससी तक के एग्जाम तक क्या पूछे गए हैं।
तो इस क्वेश्चन को जरूर करिएगा ताकि आप अनुमान लगा पाएंगे कि मेरे वीडियो से किस तरह के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे होंगे कि नहीं कर पा रहे होंगे। जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया है 70 to 80% क्वेश्चन आपसे यहीं से मिलेगा। तो इसी विश्वास के साथ दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।